Hello everyone, welcome in today's video session. Today we will start a new topic and also a new chapter. You know this is our chapter 6 electromagnetic induction and बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है. हम 2 या 3 वीडियो में इस चैप्टर को कवर करेंगे. Okay, so without making any delay, we will start. Our first topic is magnetic flux. बेटा जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट यूनिट में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पर्टिकुलर एरिया से परपेंडिकुलरली पास करती है तो हम वहां पे बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है. फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो, और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो होना, राइट. तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन रिप्रेजेंट करता है फैराडे के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? मैग्नेटिक फील्ड लाइन. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया में से पास करेगी तो वो फ्लक्स क्रिएट करेगी. बट आपको ये समझना है अच्छे तरीके से. सपोज करो कि ये मेरे पास कुछ एरिया है, राइट. अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है परपेंडिकुलरली. कैसे पास कर रही है? 90 के एंगल पे, राइट. तो उस केस में हम कहेंगे कि वो कोई भी आपके पास एरिया है उससे जो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगी. मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो सिंबल रहेगा वो रहेगा फाई. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या रहता है? वो भी फाई रहता है. वहां पे फाई सबस्क्रिप्ट ई लिखते हैं, यहाँ पे फाई सबस्क्रिप्ट बी लिखेंगे, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी, राइट. हम थोड़ी देर बाद इसको सिंपल फाई भी लिखेंगे. बस आपको समझना है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बातें हो रही है तो यहाँ फाई मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. ओके, so magnetic flux क्या होता है? It is the number of magnetic line of force passing through a surface normally, या यूं कह सकती हूँ perpendicularly. किसी भी एरिया में से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी वही फ्लक्स क्रिएट करेगी, और वो परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रही है, किसी थीटा एंगल पे हो रही है तो उनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट फ्लक्स क्रिएट करवाएगा, राइट. अभी बताएंगे आपको. सो अब सपोज करो ये यहाँ पे ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ. इसमें मैंने किसी मतलब हमारे पास एक सीट है, मतलब कोई भी आप सपोज करो एरिया ऐसे है, ठीक है. तो इससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास होगी ना, ठीक है. तो यहाँ पे देखो इस वाले केस में ये सीट मैंने ऐसे रखी हुई है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है. तो उस केस में यहाँ पे क्या क्रिएट होगा? फ्लक्स क्रिएट होगा. ये जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी भी एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करेगी तो फ्लक्स क्रिएट करेगी. तो यहाँ फ्लक्स क्रिएट हो रहा है क्योंकि सीट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, राइट. अब नेक्स्ट केस में हमारे पास जो ये मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें हमारे पास क्या है कि जो ये सीट है ये इसको ऐसे रखा हुआ है हमने, मतलब इस तरीके से इन दिस पे बोर्ड पे, राइट. मतलब एरिया की डायरेक्शन ये है. मतलब हो सकता है, देखो हम इसको हम एरिया कंसीडर करते हैं तो ये एरिया ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये थीटा एंगल पे ऐसे भी हो सकता है. तो इस सिचुएशन में हमने मतलब हम जिस एरिया को स्टडी कर रहे हैं वो ये है, ठीक है. और एरिया वेक्टर आपको पता है किसी भी सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या होता है? उस सरफेस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दोगे. यहाँ पे ड्रॉ करना हो तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दोगे, राइट, आउटवर्ड डायरेक्शन में. वो एरिया वेक्टर होता है, ठीक है. अब ये जो सीट हमने रखी हुई है ये कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसको हमें स्टडी करना है, कोई सरफेस है. तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो इस सरफेस पे मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. अब ये जो 3D सरफेस है तो मैं इस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ ना. दिस विल बी द एरिया वेक्टर. ये क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर. और ये एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है, इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ, ठीक है. ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है. ए वेक्टर एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे पास कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है इन दिस वे. मतलब ये सीट ऐसे रखी हुई है आपके पास,
ये सीट ऐसे रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है इसमें से, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे पास कर रही है? इन दिस वे, ठीक है। ये सारी की सारी में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा। एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो यहाँ पे मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन आप नोट करो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, ये क्या होता है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फाई बी लिखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल फाई बी लिखोगे तो आपको भी समझ जाना है, क्योंकि हम सारे के सारे ये मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स मैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। तो फाई बी क्या होगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट जब भी हम हटाएंगे तो ये क्या बनेगा? बी ए कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक है। ये जो कोसाइन कंपोनेंट है ये एरिया का भी हो सकता है फील्ड की डायरेक्शन में, या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में किसका हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसको आप बी कोस थीटा ए लिखो या बी ए कोस थीटा लिखो, बोथ आर सेम थिंग, राइट। चलो, ये तो हमारे पास बना मैथमेटिकली फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का। अब हमें एसआई यूनिट फाइंड आउट करनी हो मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है। तो आपको पता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो एसआई यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, और एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लिख सकते हो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर, राइट। सीजीएस यूनिट की बात, ये तो कौन सी यूनिट बन गई? एसआई यूनिट, ठीक है। और मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को सीजीएस यूनिट में हम मेजर करते हैं गोज में, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो फ्लक्स की सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, एमएक्स यूनिट क्या बन जाएगी? मैक्सवेल। तो 1 मैक्सवेल क्या होता है? 1 गोज सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रिलेशन है वेबर और मैक्सवेल का, वो भी आपको याद रखना है कि 1 वेबर, यहाँ पे लिख लें आप कि 1 वेबर कितना होता है? 10 की पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है। तो ये आपने मैथमेटिक्स का फॉर्मूला देख लिया है मैग्नेटिक फ्लक्स का, और ये इसकी एसआई सीजीएस यूनिट देख लिए। अब हमें डायमेंशन भी फाइंड आउट करना है। देखो डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको फाई का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो आपको बी का भी डायमेंशन चाहिए और ए का भी चाहिए। बी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालोगे? चलो, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, याद है ना? F इज इक्वल टू बी क्यू वी वाला फॉर्मूला। थीटा को छोड़ दो, थीटा का कोई रोल नहीं है अभी डायमेंशन फाइंड आउट करने में। तो यहाँ से आप बी का डायमेंशन निकाल सकते हो F अपॉन में क्यू वी से। फोर्स के डायमेंशन कितने बनेंगे? mLt-2। चार्ज का कितना बनता है? 80, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाले फॉर्मूले से। वेलोसिटी का कितना बनेगा? Lt-1। यहाँ से आपको डायमेंशन मिलेंगे किसके? बी के। तो बी के जब आप डायमेंशन यहाँ फाइंड आउट करोगे तो m तो कितना है? 1 ही है। l कितना बना? l से कैंसिल आउट हो जाएगा, L0, m1 L0, ठीक है। और t कितना बना? -1। t कितना बना? -1। -2 ऊपर है, नीचे वाला -1 जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी? -1। तो b के डायमेंशन आपको मिल गए यहाँ पे। p के डायमेंशन m1 L0 t-1 a-1, राइट। और एरिया के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? l की पावर 2। तो यहाँ से आप फाई के डायमेंशन बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कितने बनेंगे? m
L2T-1 A-1, मतलब 1 2 -1 ये डायमेंशन बने। डायमेंशन क्या होते हैं? ML T, जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उनकी रेज्ड पावर ही डायमेंशन होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 5 के डायमेंशन आ चुके हैं। ठीक है, होपफुली ये बिल्कुल इजी चीजें हैं, कोई बिल्कुल आपको अब आगे इसके बाद में जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये फील होगा कि आप क्लास 10th में हो। इस पूरे चैप्टर में बिल्कुल इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और यूं लगेगा कि आप क्लास 10th में हो, क्योंकि हमें वही कॉन्सेप्ट स्टडी करने एक एडवांस लेवल पे। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन कहीं पे भी नहीं रहेगी। होपफुली ये सारा मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है जब इतना तो। ठीक है, फिर क्या है कि बेटा एक और मेरे पास ये सिचुएशन हम स्टडी करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक एरिया है, ठीक है, जो मैंने ग्रीन कलर की कोई सरफेस एरिया बनाया है। इस कंप्लीट का एरिया कितना है बेटा? ए। कितना है एरिया? ए। और इस छोटे से पोर्शन का एरिया कितना है? डी ए। डी ए मतलब स्मॉल एरिया, राइट। अब मैं यहाँ पे आपसे ये कहता हूँ कि इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। ठीक है, इस एरिया में से सपोज करो ये सीट कैसे रखी हुई है, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन मैंने दिखा रखी है, ये जो एरिया है, एरिया ऐसे है। ठीक है, ये सीट मैंने ये सरफेस एरिया इस तरह से बोर्ड पे है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डी ए वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये डी ए, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, या कई बुक में यूं भी दिखा देते हैं कि ये इसका एन कैप है। एन कैप एरिया वेक्टर दिखाते हैं ना, तो आप इसको एन कैप भी लिखना चाहो तो लिख दो। डी ए वेक्टर का एन कैप ये रहेगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखाना चाहूँ। जैसे ये सीट है, सीट हमने ऐसे रखी हुई है और इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है वो इस तरीके से है, मतलब इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पे है सीट के साथ में। देखो सीट है, ठीक है, ये सरफेस एरिया, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इस पे एक छोटा सा सरफेस हमने जूम कर रखा है। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे अप्लाई कर दिया किसी थीटा एंगल पे, राइट। तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे अप्लाई कर दिया इन दिस वे। ओके, चलो मैं कोई दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाने के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, देखो एरिया वेक्टर ये था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब मैं एक बात बताओ बेटा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? बी पे, ए पे। बी इंक्रीज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। मतलब आप यहाँ से इस रीजन से ये कह सकते हो कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया वेक्टर के। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, एरिया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों चीज डिक्रीज होगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। और साथ ही साथ मैग्नेटिक फ्लक्स ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि थीटा कैसा है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, राइट। वो सारे केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। थीटा एक्यूट होगा तब क्या होगा, ऑब्टूज हो गया तब क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, एक मैं पूरे एरिया की बात करता तो पूरे एरिया का फ्लक्स अलग होता, लेकिन मेरा एरिया ऑफ कंसर्न सिर्फ ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, यही है, राइट। तो ब्लू कलर वाला दिखने का मतलब क्या हुआ कि मैं स्मॉल एरिया ले रहा हूं, तो अब इस केस में मेरा फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा, राइट। देखो आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। इफ फ्लक्स इज स्मॉल, सॉरी, इफ फॉर स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स का मतलब क्या है? अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू एरिया मेरा क्या हो गया? स्मॉल। एरिया कितना हो गया? डी ए कोस थीटा। तो फ्लक्स भी क्या बन जाएगा? डी फाई। मतलब स्मॉल फ्लक्स के केस में स्मॉल एरिया जब भी स्टडी करना हो आपको, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो F इज इक्वल टू बी डी ए कोस थीटा।
राइट। एरिया को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कई बुक में आपको एरिया ऐसे दिखाया हुआ मिलेगा, तो जो आपको ठीक लगे वो आप ले लो, ठीक है। ये डायमेंशन हमने निकाल, इसमें डायमेंशन में गड़बड़ कर दी क्या हमने, ये की बार -2 आती है ना, एक मिनट को यहाँ पे बेटा हमने कुछ गड़बड़ कर दी शायद कैलकुलेशन में, उस टाइम ध्यान नहीं दिया। देखो F = BQ sin थीटा, B के डायमेंशन निकालने हैं, ठीक है, शायद थीटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी हमें। तो मैग्नेट फोर्स के डायमेंशन ये, चार्ज के 80, वेलोसिटी के LT-1, ठीक है, सही है ये भी। M देखो, ओहो ये देखो T से T कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो T की पावर -2 रहेगी, और ये फाइनल रिजल्ट में भी है ना पावर -2 ही आती है, मेरे को ध्यान में ये -2 हो जाएगा। तो ये दिस इज द करेक्ट डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब बेटा स्मॉल फ्लक्स के केस में, स्मॉल फ्लक्स के लिए आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल फ्लक्स के लिए इस B के डायमेंशन को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, ये B के डायमेंशन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। या आप इसी रिजल्ट को d फाई को ये भी तो लिख सकते हो, B वेक्टर डॉट dA वेक्टर, B वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो स्मॉल फ्लक्स के केस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्मॉल हो जाता तब भी फ्लक्स स्मॉल हो जाता, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स के कितने टाइप है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बेसिकली 3 टाइप है। एक तो है पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकंड है नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड थर्ड वन इज जीरो फ्लक्स। ये जीरो फ्लक्स क्या है? अब एक बात बताओ बेटा, कहानी कैसे है? कहानी ये है कि ये जो सीट मैंने दिखाई है ये बोर्ड पे ऐसे रखी हुई है, राइट। इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ। तो इसका आप एरिया वेक्टर कहाँ बना दोगे? ऊपर की तरफ। ये एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाने के लिए n कैप लिखते हैं, ठीक है। और आपने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया ऊपर की तरफ, मतलब ये सीट ऐसे रखी हुई थी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से ऐसे पास कर रही है, यूं, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे है, राइट। तो ठीक, अब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। अब आप फ्लक्स आपको निकालना हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर, या इसको लिख देंगे हम BA cos थीटा। थीटा 0 तो फ्लक्स कितना आ गया? BA cos 0, या थीटा 0 तो cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स आपका आ गया BA, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू, ये ही पॉजिटिव फ्लक्स है। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही, मतलब एरिया वेक्टर और थीटा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, या यूं कह दीजिएगा कि इनके बीच में थीटा की बात करें तो थीटा एक्यूट होना चाहिए, उस केस में फ्लक्स आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव, ठीक है। और नेगेटिव फ्लक्स की बात करें, नेगेटिव फ्लक्स में अब ये सीट ऐसे ही रखी हुई है तो इसका एरिया वेक्टर आप ड्रॉ कर दो। एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर n कैप से दिखा दो, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, सीट ऐसे रखी हुई थी और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन कर दो, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो पहले वाले के, ठीक है। एरिया ऐसे, एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, लाइक मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, तो थीटा यहाँ पे कितना बन गया? 180, या कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज के केस में कोस नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। तो आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? phi = B वेक्टर डॉट A वेक्टर, और इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो ये बन जाएगा phi = BA cos थीटा, और BA cos 180, cos 180 -1 होता है, फ्लक्स आ गया -B है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नेगेटिव फ्लक्स, तो ये नेगेटिव फ्लक्स की कंडीशन होगी। जीरो फ्लक्स का क्या मतलब है? अब सीट मैंने ऐसे ही रखी हुई है तो उसका एरिया वेक्टर सेम रहेगा ऊपर की तरफ, ये एरिया वेक्टर ये n कैप से दिखा दो, ठीक है। ऐसे सीट रखी हुई है, ठीक है। और एक बात बताओ, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, ठीक है। बट जब मैं ऐसे करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे से निकल जाएगी ना,
शीट से पास नहीं करेगी ना, तो उस केस में अब सपोज करो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दिया इन दिस वे, ठीक है। तो जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। थीटा 90 हो जाएगा तो फ्लक्स कितना बनेगा आपका, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, और थीटा कितना बन गया 90, फ्लक्स कितना, जीरो। जीरो फ्लक्स का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया में से पास नहीं करेगी, राइट। और पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब सेम डायरेक्शन में पास करेगी एरिया वेक्टर के, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, हर जगह इसको फाई बी और फाई बी, जहां जहां फाई है उसके साथ में बी लिख दो। ये फाई बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, कैपिटल बी लिखो स्मॉल बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अप टू यू। तो बेटा ये तो था हमारा बेसिक सा मतलब बेसिक क्या, हमने पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स को ही स्टडी कर लिया। आप एक बार इसको नोट करो, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हम बात करेंगे फैराडे एक्सपेरिमेंट की। फैराडे एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही गजब की ऑब्जर्वेशन थी, यू कैन से। जैसे आपके पास में कोई भी एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, सोलेनोइड है, सर्कुलर कॉइल है, और उस सर्कुलर कॉइल के नीचे हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम है करंट डिटेक्ट करने का, ठीक है। तो आपके पास एक सोलेनोइड है, एक सर्कुलर को हेलिकल कॉइल है, और हेलिकल कॉइल के नीचे आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, और कुछ कनेक्ट नहीं किया, दो ही चीजें, ठीक है। और यहाँ पे वो अरेंजमेंट रखिए, यहाँ मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है। तो जब मैं इस मैग्नेट को इस हेलिकल कॉइल के पास लेके जाऊंगा, तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने नहीं, फैराडे ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम मैग्नेट को हम सोलेनोइड की तरफ लेके जाते हैं, उस हेलिकल कॉइल के साथ के तरफ लेके जाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का क्या मतलब हुआ कि सर्किट में करंट आ गया, और करंट कब आता है, जब सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, गैल्वेनो में अभी तक आप देखो कोई भी कॉइल है उसमें से करंट फ्लो करवाना होता है तो हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, बट ये तो फैराडे के लिए बहुत मतलब क्या है कि एक अमेजिंग एक्सपेरिमेंट था उसके लिए, ठीक है, अमेजिंग इन्वेंशन बनी थी, ठीक है। क्या था कि जब एक हेलिकल कॉइल के पास में हम एक मैग्नेट लेके आएंगे, तो उस हेलिकल कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा, जिसको इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और उसी इंड्यूस ईएमएफ के कारण उस कॉइल में क्या फ्लो करेगा, करंट, और उस करंट को नाम बोलते हैं हम इंड्यूस करंट, ठीक है ना। और इंड्यूस करंट गद्दार करंट होता है, बताएंगे क्यों, ठीक है ना। ये सारी कहानी समझ में आ गई। ये ऑब्जर्वेशन किसकी थी, फैराडे की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ डायग्राम है, इसमें मेरे पास एक हेलिकल कॉइल है, हेलिकल कॉइल के नीचे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट का साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। जब मैं इस मैग्नेट को कहाँ लेके आऊँगा, इस सोलेनोइड की तरफ ऐसे मूव करवाऊंगा, तो हम क्या देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, सारी चीजें फैराडे की ऑब्जर्वेशन है, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया, सपोज करो डिफ्लेक्शन मिला इस डायरेक्शन में। देखो गैल्वेनोमीटर की नीडल सेंटर में रहती है, और जैसे ही आप मैग्नेट को लेके आए तो गैल्वेनोमीटर ने देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है टुवर्ड राइट। आप किसी भी डायरेक्शन में दिखा दो या अपोजिट में दिखा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में बताएंगे कि क्या रोल होता है, इसकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है। अब जैसे नॉर्थ पोल इस तरफ लेके आएंगे तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया इस तरफ, राइट। दूसरे केस में उसने फैराडे ने क्या देखा कि जब इसी सेम मैग्नेट को मतलब इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस सोलेनोइड से दूर लेके जाते हैं, मतलब पहले मैग्नेट सोलेनोइड के पास थी, और जैसे ही इस मैग्नेट को मैं दूर लेके जाऊंगा, तो उस केस में भी क्या है, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। बट अब डिफ्लेक्शन नीडल सेंटर में होती है, अब डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट था। डिफ्लेक्शन क्या था, लेफ्ट। मतलब यहाँ तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। मतलब क्या है, इसकी फैराडे की ऑब्जर्वेशन क्या थी, कह रहे कि जब हम मैग्नेट के मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है।
तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता चलता है कि मैग्नेट को हम इस सोलेनोइड के पास लेके जाएंगे तो इसमें करंट सेट हो जाएगा। और वो क्या था कि फिर ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये मैग्नेट आ रही है, इस मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जैसे मैग्नेट आगे जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसके साथ साथ मूव करेगी, इसका फील्ड भी मूव करेगा। तो जैसे ये मैग्नेट इस सोलेनोइड के क्लोज आएगी, सोलेनोइड के क्लोज आएगी, तो इस सोलेनोइड में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जैसे मैग्नेट को क्लोज लेके आएंगे, इस सोलेनोइड में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी। और आपने अभी एक फॉर्मूला देखा था, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, इसका मतलब बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेट को सोलेनोइड के पास मूव करवाने से उस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होने से इस सोलेनोइड के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा बिना बैटरी के। अभी तक तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉइल में क्रिएट करने के लिए बैटरी लगानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर ईएमएफ या इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया है। और उसी के कारण फिर कंडक्टर या फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और यहाँ पे करंट फ्लो होगा जो कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस से बना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। राइट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ये इंड्यूस करंट एक गद्दार करंट होता है, बाद में बताएंगे क्यों होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां से आप नोट कर लोगे। फिर ये भी देखा कि जैसे सपोज करो कि फैराडे ने कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल के पास में हमने मैग्नेट रखी है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही होगी, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड से पास कर रही है, मान लो 100 पास कर रही है। जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, इस सोलेनोइड से दूर लेके जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास हो रही है। कम पास होने से अगेन इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका फ्लक्स फिर डिक्रीज होगा या फ्लक्स चेंज होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगेन हमने देखा कि अब भी जब एक मैग्नेट जो पहले सोलेनोइड के पास रखी थी, ठीक है, जिसका नॉर्थ पोल मैग्नेट के पास था, इसकी तरफ था, सोलेनोइड की तरफ था, अब इस नॉर्थ पोल को हम दूर लेके जाएंगे तो एक बार फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मतलब मैग्नेट को इस सोलेनोइड से दूर लेके जाएंगे तब भी इसके अंदर एक इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस ईएमएफ सेट हो जाती है, और फिर जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होता है, जो इंड्यूस ईएमएफ के कारण होता है, उसको हम इंड्यूस करंट का नाम देते हैं। मतलब क्या है, आप किसी मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओ, हेलिकल कॉइल के, या हेलिकल कॉइल से दूर लेके जाओ, दोनों ही कंडीशन में उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों करंट प्रोड्यूस जो होंगे उनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है। और आगे जाके यही एसी करंट का कॉन्सेप्ट बनेगा, वो हम बाद में बातें करेंगे। ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ये ऑब्जर्वेशन थी। फिर क्या है कि फैराडे ने एक और ऑब्जर्वेशन की, वो क्या थी कि मैग्नेट को जितना क्विकली हम इस सोलेनोइड की तरफ लेके जाएंगे, डिफ्लेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब एकदम से डिफ्लेक्शन होगा, मतलब जितने कम टाइम, मतलब जैसे ही हम स्पीडली इस मैग्नेट को मूव करवाएंगे इस सोलेनोइड की तरफ, तो इसमें करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे स्ट्रॉन्गली दूर लेके जाएंगे फिर भी इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब क्या है, मैग्नेट को सोलेनोइड के पास जल्दी से, मतलब स्पीडली पास लाने का मतलब है इसका फ्लक्स तेजी से चेंज करना। जितना तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना ही फास्टली इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है, राइट। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन किसकी थी, फैराडे की। और ये फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। और फैराडे साथ में ये भी देखता है, कह रहा है कि जैसे ही मैग्नेट रुक जाती है सोलेनोइड के पास में, तो उस टाइम गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अब इसका फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मैग्नेट रुक गई ना आके, ठीक है, तो 100 को मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में से पास कर रही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे
उससे क्या है कि फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इसमें से कम या ज्यादा होना जरूरी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में से कम या ज्यादा पास होगी तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस कॉइल के अंदर वेरी करेगी और उतना ही फ्लक्स चेंज होगा। जितना फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही ईएमएफ इंड्यूस होगी और उतना ही सर्किट में करंट आएगा। ओके, नोट करें। अब हम बात करेंगे फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट के अबाउट। फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा, ध्यान से देखना। फैराडे कहता है कि आप एक हेलिकल कॉइल ले लो, ये एक सोलेनोइड है। सोलेनोइड के साथ में आपको क्या करना है, एक सोलेनोइड का एक एंड रियोस्टेट के साथ में कनेक्ट करना है, दूसरा एंड बैटरी के साथ में, ठीक है। और बैटरी और रियोस्टेट के बीच में की लगा देनी है, राइट। तो अब देखो रियोस्टेट का क्या फंक्शन है, हम सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो सर्किट में हम करंट कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब वी कैन क्रिएट ए वेरिंग करंट, ठीक है। बैटरी का काम क्या है, सर्किट में करंट को सप्लाई देना। की का काम क्या है कि हम जब चाहे की को क्लोज कर सकते हैं और जब चाहे इसको रिलीज कर सकते हैं सर्किट से, मतलब सर्किट को ओपन और क्लोज बनाने का काम कौन करेगी, की करेगी। फिर इसी कॉइल के बिल्कुल पास में एक और दूसरी कॉइल है एस पी, ये प्राइमरी कॉइल है। बैटरी के साथ में जो कॉइल कनेक्ट होती है उसको प्राइमरी कॉइल बोलेंगे और इसके बिल्कुल एडजेसेंट एक और दूसरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ये इसके पास में रखी हुई है, यूं कहते हो कि कपलिंग करवाई हुई है। तो उस केस में ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके साथ में हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। फैराडे क्या ऑब्जर्व करता है, फैराडे कहता है कि देखो जैसे ही आप इस सर्किट में की को क्लोज करोगे, आपने की को क्लोज किया तो सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बैटरी कनेक्ट है तो सर्किट में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, राइट। कांस्टेंट करंट कैसे, जैसे आप की क्लोज करोगे, देखो पहले जब की ओपन थी तो सर्किट में करंट था 0 एम्पियर और जैसे ही आप की क्लोज करोगे तो कुछ ही टाइम बाद 3 या 4 सेकंड में इसमें एक फिक्स करंट हो जाएगा। सपोज करो कितना हो गया, 5 एम्पियर। सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर। तो बेटा एक बात बताओ, जब करंट 0 एम्पियर से 5 एम्पियर हुआ तो 1 एम्पियर भी हुआ होगा, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर एंड सो ऑन। मतलब जब करंट 0 से 5 एम्पियर होता है तो उस टाइम करंट क्या होता है, 0 से मैक्सिमम जब वैल्यू होती है तो करंट का मैग्नीट्यूड वेरी करता है और ये वेरिंग करंट फिर किसमें से फ्लो करेगा, कुछ ही टाइम के लिए होता है ये, फॉर ए मोमेंट। ये मोमेंटली जो वेरिंग करंट जब इस हेलिकल कॉइल में से पास करेगा तो इस कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा और स्टेट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था। तो इस कॉइल में भी करंट क्या होगा, 0 से मैक्सिमम जब करंट की वैल्यू होगी तो देखो मान लो 0 एम्पियर करंट था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी, 1 एम्पियर पे 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, 2 एम्पियर पे 20 निकली, 3 एम्पियर पे 30, 4 पे 40, 5 एम्पियर पे 50। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे हमने की क्लोज की, सर्किट में करंट 0 से मैक्सिमम हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी 0 से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और इसकी सराउंडिंग में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बनेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जाएगी, सेकेंडरी कॉइल की तरफ। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब सेकेंडरी कॉइल में से पास करेगी तो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब सर्किट में 0 एम्पियर था तो सेकेंडरी कॉइल में से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही थी। जब करंट की वैल्यू हुई 1 एम्पियर तो इसमें से पास की 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट की वैल्यू हुई 2 एम्पियर तो इसमें से करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास की 3 एम्पियर। जब करंट हुआ 5 एम्पियर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल में से पास की 50। तो आप देख रहे हो कि सेकेंडरी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 से 50 हो गई, तो मतलब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल में से पास कर रही है। तो अब क्या होगा कि सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स भी चेंज करेगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब सेकेंडरी में से चेंज हो रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से phi is equal to BA, B चेंज होने से phi चेंज होगा। तो इस सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा और इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल में एक
पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाएगा, या यूं कहिएगा कि इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ एस्टेब्लिश हो जाएगी, सेट हो जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ऐसा होने से गैल्वेनोमीटर में करंट आ जाएगा, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ने ईएमएफ एस्टेब्लिश किया, और ईएमएफ से इस कॉइल में एक इंड्यूस करंट आ जाएगा, और वो इंड्यूस करंट जब सर्किट में फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट कर लेगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे देगा इन एनी डायरेक्शन। राइट, मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा, कि जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे सर्किट में करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका 0 से मैक्सिमम हो जाएगा, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से प्राइमरी कॉइल में से करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम होने से फ्लक्स चेंज होगा, और फिर सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ सेट हो जाएगी, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक करंट आ जाएगा, दैट विल बी इंड्यूस करंट, राइट, जिसको गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, और फिर कुछ टाइम बाद पता है ये जो डिफ्लेक्शन होता है बड़ा शार्प होता है, मोमेंटरीली होता है, और कुछ टाइम के बाद आपको पता है ये बैटरी कनेक्ट कर रही है, बैटरी एक कांस्टेंट करंट सप्लाई करती है। तो जैसे ही 5 एम्पीयर की वैल्यू हो जाएगी, से फॉर एग्जांपल जैसे ही सर्किट में 5 एम्पीयर की करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एम्पीयर हो जाएगी, फिर एक कांस्टेंट करंट फ्लो करने लग जाएगा सर्किट में। और कांस्टेंट करंट फ्लो करने का मतलब है अब इस वायर का इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई है, और 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कोइल से पास करेगी। लेकिन आपको पता है इस कोइल में ईएमएफ तभी इंड्यूस होगी जब इसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने के लिए इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कम या ज्यादा होना जरूरी है। तो जब कांस्टेंट अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास कर रही होगी, तो फिर उसके बाद में इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, और फिर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो कुछ देर बाद गैल्वेनोमीटर की नीडल वापस कहाँ आ जाएगी, 0 पे। कहाँ पे आ जाएगी, 0 पे। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है ये मोमेंटरी होता है, और कुछ टाइम बाद डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है, 0। ठीक है, फिर एक और हमने इसने फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करके देखा। जैसे सब कुछ चल रहा था, सर्किट में 5 एम्पीयर का करंट था, अब सर्किट में जो करंट है वो कितना है, 5 एम्पीयर है। ठीक है, फिर इसने क्या किया, किसने, फैराडे ने की को रिलीज कर दिया। की को रिलीज कर दिया तो सर्किट में करंट 0 हो जाएगा, मतलब करंट 5 एम्पीयर से फिर 0 हो जाएगा जैसे ही हम की को रिलीज करेंगे। एज वी रिलीज द की, शार्प डिफ्लेक्शन मतलब क्या है कि सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे की को क्लोज किया तो सर्किट में करंट 0। अब बताओ जब 5 से करंट 0 एम्पीयर होगा तो ऐसे मोमेंट आए होंगे, करंट 4 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 1 एम्पीयर। आपको पता है कि फिर करंट भी चेंज करेगा फॉर ए मोमेंट। तो उस केस में फिर अब चेंजिंग करंट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले इस कॉइल में 50 पास कर रही थी, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0। मतलब अगेन इस जैसे ही हम की को रिलीज करेंगे तब भी सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने से इसमें करंट की वैल्यू, इसमें करंट फ्लो करेगा फॉर ए मोमेंट। और फिर अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन फिर बाद में आपको पता है करंट 0 हो चुका है, तो फिर ये डिफ्लेक्शन वापस कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये फैराडे की सेकंड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन थी। और एक और चीज फैराडे ने देखा। फैराडे कहता है साथ ही फैराडे ने एक और ऑब्जर्वेशन देखी। फैराडे कहता है कि ये जो रियोस्टेट लगा है, यहाँ से हम सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो कह रहे कि जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं, की को क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो जाएगी, बाद में कांस्टेंट एक करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल में से। ठीक है, और अब कह रहे कि सर्किट को बिना ब्रेक किए, मतलब बार बार आप सर्किट को मेक एंड ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंस्टेड ऑफ मेक एंड ब्रेक द सर्किट, मतलब आप सर्किट की को क्लोज ही रखो। ठीक है, सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। अब आप यहाँ रेजिस्टेंस से
मतलब यहाँ से रियोस्टेट से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे तो सर्किट में करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होगा प्राइमरी कॉइल में से, तो आपको पता है जो फ्लक्स है वो वेरी करेगा। मैग्नेटिक जो करंट कॉइल में से फ्लो हो रहा है उसके सराउंडिंग में फील्ड बन रहा है, उस फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम या ज्यादा होगी करंट की वैल्यू चेंज करने से। तो इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल का जो ईएमएफ चेंज होगा ना, वो जो ईएमएफ है वो इसके अंदर एक ईएमएफ सेट हो जाएगा ऐसा होने से, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर ईएमएफ सेट हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, और फिर इस जो सर्किट में सेकेंडरी कॉइल वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने जो दोनों एक्सपेरिमेंट है फैराडे के, उसके अबाउट मतलब हम पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ और भी कुछ टॉपिक है, तो बाकी सारे टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली जितना मैंने आज करवाया है वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।